भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी ने दिलवाया है, लेकिन अगर सही मायने में इस देश का कोई ग्रोथ इंजन है तो वो है माया नगरी मुंबई। और आज इसीलिए इस ग्रोथ इंजन ने कितने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है, ये जानने के लिए हम मुंबई से गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले हैं। महाराष्ट्र को अब तक इंडियन रेलवेज की तरफ से कुल मिलाकर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिसमें कोंकण रेलवे रूट पर चलने वाली मुंबई मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 26 जून को पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। मडगांव से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा दी है। इस सफर के दौरान हम 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र यानी रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नॉर्थ गोवा से गुजरने वाले हैं। क्योंकि अब देश में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है, हम साथ चल रहे सहयात्रियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश के विकास की गति सच में तेजी से आगे बढ़ रही है या फिर पटरी छोड़ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या लगता है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पर्दा भारी रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा? मैं तो इतना कहूँगा, मे द बेस्ट पार्टी विन एंड एवरीवन हैज गॉट देयर ओन रोल टू प्ले। बेस्ट तो आप ही चुनेंगे? हाँ, बेस्ट तो हमें। कौन होगा बेस्ट? हु इज द बेस्ट? दैट तो टाइम विल टेल सर। महाभारत था, अब भारत है और महाभारत बंद हो गया है। मोदी जी उस महाभारत को बनाने के लिए उतरे हैं, तो हमें उसके लिए उनका साथ देना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं तो सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा कि ये गठबंधन वगैरह क्यों कर रहे हो, देश के लिए आप भी लग जाओ अपने साथ और पूर्ण साथ देकर के देश को महाशक्ति बनाओ। मोदी जी को ही आना है इंडिया को। आप लोग खुद देखिए, इंफ्रा इतना अच्छा, अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो सुविधा भी इतना दे दिए हैं आपको। ट्रेन है, बसेस है, लोग मतलब ग्रीन बसेस है, इको फ्रेंडली, सब यूज करने के ऊपर है। एकनाथ शिंदे क्या सही कदम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल तो अभी तक जो भी पिछले 2 साल में मुझे दिख रहा है कि काम तो ठीक ही हुआ है और आगे जो भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं और काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उनकी विजन है और उनको चूँकि अभी सेंट्रल का सपोर्ट भी है, सेंट्रल के कोलैबोरेशन है, तो मैं देखता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव भी है। अजीत पवार जो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे बीजेपी ने जिन पर, वो आज सरकार में शामिल है, डिप्टी सीएम है, उसके बारे में क्या लगता है? हाँ, लेकिन जब वो अभी सरकार में आए तो उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्लीन है अभी तो फिलहाल। तो मतलब बीजेपी के साथ आने के बाद क्लीन चिट मिल जाती है ऐसा? पहले ही मिला, फिर बीजेपी में आ गए ना शायद। अब हम ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र तो अच्छा हो रहा है, लेकिन हम जब बाय बस से सफ़र करते हैं तो काफ़ी तकलीफ है। आज 10 साल से जो है ये रोड बन रहा है, मुंबई गोवा, इसके ऊपर नहीं, उससे भी ज़्यादा 12 साल हो गए, उस पर कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। तो सरकार ने बीच बीच में टमाटर भी बढ़ जाते हैं, प्याज बढ़ जाते हैं, तो इन चीजों की तरफ सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा बढ़े ना, क्योंकि इससे घर का भी बोझ बढ़ जाता है। आम आदमी को क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, पानी चाहिए और रोजगार चाहिए। वो रोजगार मिलता नहीं आजकल। मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं सर ये। नहीं, देखो आप ऑल ओवर इंडिया देखो सर, इतने एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, हॉस्पिटल। अभी यूपी की बात देखो, आपको कितने सारे काम हो रहे हैं मोदी योगी गवर्नमेंट में। मुंबई से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर कर हम आखिरकार गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा के थिविम स्टेशन पर मैं 12:15 बजे पहुंच गया हूँ, यानी सुबह सीएसएमटी स्टेशन से 5:30 बजे जो सफर शुरू किया था वो लगभग 7 घंटे में हमने गोवा तक का फासला तय किया है। यही फासला तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लगते थे। अब हम
गोवा के नॉर्थ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का जायजा लेंगे और यहाँ के लोगों का क्या कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। – 2014 में कांग्रेस के रवि नाइक को हराया। 2019 में कांग्रेस के गिरीश चोडनकर को पराजित किया। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के इस विशेष लोकसभा कवरेज में हम पहुंचे हैं गोवा में, और गोवा के नॉर्थ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल हम हैं, और यहाँ के एक नहीं दो नहीं 5 बार लगातार चुनकर आ रहे सांसद और देश के टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपाद नाइक जी हमारे साथ हैं। नेशनल पार्टीज एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है 2024 में, खास करके इंडिया महागठबंधन। मुझे नहीं लगता है। आप जरा पीछे जाइए ना, ऐसे जो टेम्पररी गठबंधन हुए और उसमें कोई सफल नहीं हुआ। गोवा से आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं और बताते हैं वहां की 48 सीटों का हाल। आज तक संवाददाता अभिजीत करांडे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से वंदे भारत के जरिए सोलापुर के सफर पर रवाना हुए। आज शिलान्यास हुआ है, चाबी देने के लिए हम ही आएंगे। नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनमें, तो वो अच्छे से सब संभाल सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिजीत, आज तक में आप सभी का स्वागत है। मैं खड़ा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है वंदे भारत जो जा रही है सोलापुर। अर्थात वंदे भारत जो ट्रेन है वो नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी परियोजना थी, जिससे लोगों के जीवन में रफ्तार भी आई और दुगनी रफ्तार होती गई, कंफर्ट भी आया, और इस जरिए से लोग जो सफर 12-12 घंटे में तय नहीं कर पा रहे थे वो सफर 5-6 घंटे में तय होने लगा। लेकिन क्या जिस रफ्तार से ये वंदे भारत दौड़ रही है, क्या उसी रफ्तार से मोदी जी ने किया हुआ विकास का वादा भी दौड़ रहा है? युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को जो भी वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं। तो चलिए निकलते हैं सोलापुर के सफर। ये ट्रेन सप्ताह के 6 दिन मुंबई के CSMT से सोलापुर के बीच चलती है। 452 किलोमीटर का रास्ता करीब 6.5 घंटे में तय करती है। शाम 4:05 पर मुंबई से रवाना होकर ये रात 10:40 पर सोलापुर पहुंचती है। विकास के बारे में क्या राय है? क्योंकि इंडिया अलायंस तो बोलते हैं कि यार वो तो बेरोजगारी भी बढ़ी चुकी है, ये सब महंगाई बढ़ चुकी है, ऐसा कुछ हुआ है या फिर विकास भी हुआ है? दोनों चीज हुआ है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। अच्छा है, विकास थोड़ा ऊपर का लेवल का हुआ है, नीचे का लोगों का थोड़ा भी विकास बाकी है। ज्यादा काम करना पड़ेगा राहुल गांधी। एग्जैक्टली, और सिर्फ जैसे मैंने कहा था, सिर्फ शब्द बोल के कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों से लोग उन पे भरोसा नहीं करेंगे। यात्रा से कुछ नहीं हासिल होगा। भारत जोड़ो निकल के अब नया यात्रा निकली है। जितना स्वच्छ भारत अभियान चला था, जितना मोदी जी ने लॉकडाउन में काम किया है, जितना मोदी जी ने लोगों को दिया है, आई डोंट थिंक भारत जोड़ो यात्रा हैज गिवन दैट मच ऑफ थिंग्स टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम वोटर मिले हैं हमें इस ट्रेन के सफर में, तो क्या लगता है किसका पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है देश में? मुझे ऐसा बीजेपी लगता है अभी के लिए। तो भी मैं भी इतना मेरा नॉलेज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जब से बीजेपी आई है तब से ग्रोथ बहुत हुआ है। अच्छा, मंदिर के लिए पॉलिटिकली इसका मुद्दा बनाना सही है? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मंदिर तो अलग टॉपिक हो जाएगा, तो सबका वो आस्था और वही जो भी है श्रद्धा का विषय। पहुंच गए हैं सोलापुर। काफी आरामदायी और लग्जरियस सफर रहा सोलापुर तक का। 455 किलोमीटर की दूरी के लिए पहले 8-10 घंटे लगा करते थे, लेकिन वंदे भारत की वजह से यह सफर 6 घंटों में तय हो पाया। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके बाद साउथ वर्सेस नॉर्थ यह एक डिबेट छिड़ी हुई है
तो सोलापुर जैसे कि तेलंगाना और कर्नाटक से सटा हुआ इलाका है, क्या सोलापुर कैसे सोचता है? सोलापुर दक्षिण वर्सेस नॉर्थ में कहां बटा हुआ है? सोलापुर 3 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस का गढ़ रही। 2009 में सुशील कुमार शिंदे यहां से जीते, मगर इसके बाद वो 2 बार यहां से चुनाव हार चुके हैं और अब उनकी बेटी प्रणीति मैदान में उतरने की कोशिश में है। सुशील कुमार शिंदे के बाद आपको महाराष्ट्र के एक और कद्दावर नेता शरद पवार के सामने आए सियासी संकट से रूबरू कराने उनके गांव लिए चलते हैं। अजीत पवार ने पहले चाचा से बगावत की और अब पूरी एनसीपी उनकी हो चुकी है। ऐसे में यहां से उम्मीदवार उनकी बेटी सुप्रिया सुले के सामने कितना संकट है। नरेंद्र मोदी जी आके बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला, नेशनल करप्ट पार्टी, और तब 3 दिन बाद अजीत पवार यहाँ से चले जाते हैं और भाजपा में जाते, तब क्या वॉशिंग पाउडर निर्माण और महाविकास आघाड़ी की सरकार में थे। तो ये गद्दार लोग हैं, जो गद्दार शिवसेना के गद्दार है, एकनाथ शिंदे वगैरह, वो गद्दार लोग। तो वो गद्दार लोग क्या बोल रहे थे कि अजीत दादा के साथ हम नहीं बैठ सकते, इनके साथ नहीं बैठ सकते। अजीत दादा ने इतने साल में जो बारामती में विकास किया है, पूरे पुणे जिला में विकास किया है, उसके 7 लोग हैं। जो मोदी साहब का एजेंडा है, मोदी साहब ने जो वादे इस देश को किए थे, वो सब वादे उन्होंने पूरे किए। इसलिए ये जनता, ये पूरा देश उनके साथ आज खड़ा है। जो हमारे शिंदे साहब अभी जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनकर, वो भी काम लोगों को अच्छा लग रहा है। इसलिए ये सब जनता आज पूरी ताकत से ये हमारे साथ खड़ी है। आज अभी ये बोल रहे घर के उम्मीदवार अजीत पवार ने दे दिया, आगे शरद पवार खुद आगे, तो क्या करो? बाप खड़ा रहेगा तो बेटा क्या करेगा? समझो, ये भी होने वाला, तो बाप ही रहेगा ना। जिस तरीके से विकास का मॉडल और हिंदुत्व, ये 2 चीजें लेकर सत्ता पक्ष के लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव तो हम ही जीतेंगे। ठीक है, हर एक को अधिकार है, संविधान में हर एक को इलेक्शन लड़ने का और उनके मन में है जो बोलने का खुला अधिकार है। आपके सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है, जो भी घटनाएं हुई है 2023 में, उसके बाद एक स्टेट में भी एक चैलेंज है और आपके खुद के पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ भी एक चैलेंज है। किस तरीके से देखते हो? नहीं, मैं इसको चैलेंज नहीं सोचती, क्योंकि इलेक्शन मेरे लिए एक सेवा है। मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आई हूँ और मेरा पेपर मैंने पूरी मेहनत से लिखा हुआ है। अभी वो मैं वोटर के सामने रखूंगी, वो चेक करेंगे और मुझे मार्क्स देंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी। बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस, एआईएमआईएम और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली। इस बार शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, एनसीपी बढ़ चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र में कंफ्यूजन की स्थिति है और 2024 की चुनावी भिड़ंत से पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कैमरामैन साई प्रसाद के साथ अभिजीत करंडे, आज तक।